So we salute, red salute to comrade. We salute, red salute to comrade. साथियों, मेरा नाम दानिश है और यहाँ आज मैं इस बात को रखने के लिए खड़ी हुई हूँ कि जेएनयू आज भी उस आइडिया के साथ खड़ा है जो आइडिया है रेजिस्टेंस का, जो लेगेसी है रेजिस्टेंस की, जो इस बात की लेगेसी है कि जेएनयू का स्टूडेंट कभी इस संघी, कभी इस फांसीवादी सरकार के सामने न कभी झुका था, न आज झुका है, न आगे झुकेगा। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले अपने उन तमाम साथियों को एक क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करती हूँ जिन्होंने पिछले दिनों में अपनी चप्पलें घिस-घिस के मेहनत की है ये इंश्योर करने के लिए कि यहाँ चुनाव हो और एक ऐसा पैनल चुन के आए जो प्रोग्रेसिव हो, जो इस एडमिन के, जो इस आरएसएस के, जो इस बीजेपी के और इस एबीवीपी के नेक्सस को तोड़ के रख दे। साथियों, ये चुनाव, इस बार का चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। ये इसलिए जरूरी है साथियों क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज फांसीवाद सरकार के दौर में किस तरह से तमाम देश भर में दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर किस तरह अत्याचार हो रहा है। इस सरकार ने पूरे देश में नफरत का एक ऐसा माहौल बनाया है कि जहां पे मुसलमानों को गाली देना, दलितों को गाली देना एकदम ही नॉर्मलाइज हो गया है। इस सरकार ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि जब इस देश में एक दलित सीजीआई चुन के आता है तो उसके ऊपर सरेआम कोर्ट में जूता फेंका जाता है। इस सरकार ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि जब भी कोई मुसलमान कम्युनिटी से आने वाला साथी उनसे सवाल करता है तो ये उसे आतंकवादी करार देते हैं। इस सरकार ने एक ऐसा माहौल बनाया है जो दिन रात पॉलिटिक्स करता है सिर्फ अदरिंग करने की। ये वही लोग हैं साथियों जो 56 इंच का सीना लेने की बात करते हैं, जो दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं, लेकिन इनके विश्व गुरु की डेफिनेशन ये है कि अपने ही देश में ढूंढते हैं वो दुश्मन। उन तमाम लोगों को ये दुश्मन बताते हैं जो इन सरकार के एक लिमिटेड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में विश्वास रखने से मना करते हैं। ये वही सरकार है जो धर्म की ठेकेदार बनती है, ये वही सरकार है जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटती है। अब इस सरकार से पूछिए कि क्यों इस सरकार ने इस देशभक्ति की डेफिनेशन को इतना छोटा कर दिया है कि इस देश में रहने वाले लोग ही उसमें नहीं आ पाते। साथियों, ये चुनाव इस दौर में हो रहा है कि जब तमाम देश भर में एक बीजेपी की सरकार बैठी है और इस कैंपस में वो एबीवीपी बैठी हुई है जो इनकी दलाली करते हैं। ये एबीवीपी के लोग साथियों जो इस चुनाव में लड़ने आ गए थे, इन्हें क्या लगता था? इन्हें ये लग रहा था कि ये तमाम उन गुंडों को टिकट दे देंगे और वो गुंडे जीत कर आ जाएंगे। वो सोचते हैं कि जेएनयू का स्टूडेंट तो कुछ जानता ही नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि जेएनयू का स्टूडेंट पढ़ने वाला स्टूडेंट है, लिखने वाला स्टूडेंट है, लड़ने वाला स्टूडेंट है। ये वो स्टूडेंट है जो इस बात को कभी नहीं भूलेगा कि एबीवीपी का संगठन है जिसने दशकों से यहाँ के छात्रों के साथ मार पिटाई की है, उन्हें खुलेआम गालियाँ दी है। ये वही एबीवीपी का संगठन है जो भाजपा के साथ खड़ा होता है, जो यहाँ के स्टूडेंट्स को मुफ्तखोर कहती है। ये वही एबीवीपी के लोग हैं जिस चुनाव में लड़ने आ गए इस बात को रखते हुए कि हम तो यहाँ छात्रों के हित की बात करेंगे। मैं उनसे पूछती हूँ, आप कैसे यहाँ के छात्रों के हित की बात करेंगे जब आप इस बात को ही नहीं समझते कि जेएनयू का आइडिया क्या है। आप उस पार्टी के साथ संबंध रखते हैं जिसने दशकों से जेएनयू को बदनाम किया है। आज मैं आपको बताती हूँ, हमारे साथी जब यहाँ पे चुनाव लड़ने आते हैं तो हमारे घरों से हमें बोला जाता है कि तुम वहाँ जाके चुनाव मत लड़ो, तुम कहीं मंच पे जाके खड़े होके इस सरकार को क्रिटिसाइज मत करो। ये इसलिए होता है साथियों क्योंकि तमाम देश भर में एक डर का माहौल बैठाया जाता है। ये डर का माहौल बैठाती है वो सरकार जो सवाल पूछने की आज़ादी को खत्म करना चाहती है, जो सोचने समझने की आज़ादी को खत्म करना चाहती है। और इसलिए
जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे घर वाले डरते हैं कि कहीं अगर हम यहाँ पे खड़े होकर इन्हें चैलेंज कर देंगे तो सरकार हमारा दमन करेगी। हम आज इस मंच से उन्हें बता देना चाहते हैं कि चाहे आप कितनी ही दमनकारी पॉलिसीज लेके आइए, लेकिन यहाँ आज हम खड़े हैं, हमसे पहले वो तमाम लोग खड़े थे जो कभी इनकी दमनकारी सरकारों से, कभी इस एबीवीपी भाजपा के नेक्सस से नहीं डरे। आज हम खड़े हैं और हमारे जाने के बाद यहाँ पे आप में से उठकर और स्टूडेंट्स आएंगे जो इसी मंच पे खड़े होंगे और आगे भी मैं अपनी बात में एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि हमने देखा है पिछले दिनों ये चुनाव के पहले किस तरह से इन्होंने वायलेंस किया, तमाम स्कूल जीबीएम में हमारी महिला काउंसलर के साथ बदतमीजी की, उनके हाथ से माइक छीने गए। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हमारे अध्यक्ष को बोला गया कि तुमने जेंडर चेंज कराया है, तुम महिला हो गए हो, इसलिए चुप बैठे हो। आज इस मंच पे आप देखिए कि 3 महिलाएं खड़ी हुई हैं जो बोल रही हैं और उन्हें बोलती रहेंगी और इन्हें बता देंगी कि आपका ये जो आइडिया है कि महिलाएं बोल नहीं सकती, ये सरासर गलत आइडिया है। और हम आने वाले यूनियन में जो 1 साल चलेगा, हम महिलाएं आके आपके सिर पे चढ़ के बोलेंगी, आपको चैलेंज करेंगी, आपको सवाल उठाएंगी और आपको ये बता देंगी कि आपको ये आइडिया चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ इस मंच से खड़े होके साथी मणिकांत को लाल सलाम पेश करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ साथियों कि जब भी हमारे साथी इनकी दमनकारी पॉलिसीज के खिलाफ, इनके लाइब्रेरी में बढ़ते सर्विलेंस के खिलाफ जब आवाज उठाते हैं तो उन पर तमाम तरह की प्रोक्टोरल इंक्वायरी बढ़ाई जाती है, उन पे फाइन लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि उन पे FIR कर दी जाती है। ये CPO मैनुअल सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है यहाँ से बढ़ते जो स्टूडेंट हैं उनकी सोचने की, समझने की, सवाल करने के राइट को छीनने का। हमारा यूनियन जब बनेगा तो हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि CPO मैनुअल के खिलाफ जो हमारी यूनियन ने पहले भी लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई आगे भी उस संघर्ष को हम कंटिन्यू करेंगे। और साथियों, मैं इस बात को वापस दोहराऊंगी जो मेरे बाकी साथियों ने बोली है कि वही लोग हैं जो हमसे बोलते हैं, जो तमाम दिन रात ये मीडिया में भी कई तरह की बातें आती हैं, ये लोग बोलते हैं कि आप उमर खालिद की बात क्यों करते हैं, आप शर्जील इमाम की बात क्यों करते हैं। मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ, हम उनकी बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो हम में जिंदा है। मैं इस बात को बता देना चाहती हूँ कि तमाम साथी जो सरकार से सवाल करते थे, हम उनके साथ खड़े हैं और हम इस मंच से उनकी रिहाई की डिमांड रखते हैं। इस सरकार को ये लगता है कि वो हमारे साथियों को जेल में डाल देगी, उन पे UAPA लगा देगी, उन्हें देशद्रोही करार देगी, आतंकवादी करार देगी, तो तमाम लोग डर जाएंगे। मैं उस सरकार को बता देना चाहती हूँ कि आपके जेलों में इतनी जगह नहीं होगी जितने लोग यहाँ से आएंगे और आपसे सवाल करेंगे। एक और सवाल जो बार बार हमसे पूछा गया, जब भी डिबेट हुई हमारे सामने ये सवाल आया कि आप फिलिस्तीन की बात क्यों करते हैं। हम फिलिस्तीन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम इतिहास को पढ़ के आए हैं, हमने आपकी तरह इतिहास को बदलने की कोशिश नहीं की। हम उस इतिहास को पढ़ के आए हैं जो संघर्षों का इतिहास है। हम उस भारत देश में रहते हैं जो संघर्षों का देश है, जो हमेशा से संघर्ष करते बाकी देशों के साथ खड़ा रहा है। और चाहे आज ये सरकार बदल गई हो, इसने अपना स्टैंड चेंज कर लिया हो, लेकिन यहाँ इस JNU का स्टूडेंट आज भी इस बात में यकीन करता है कि हमारी लड़ाई है फासीवाद के खिलाफ, हमारी लड़ाई है साम्राज्यवाद के खिलाफ, हमारी लड़ाई है उन तमाम ताकतों के खिलाफ जिसका सरेआम जेनोसाइड करती है और उन्हें लगता है कि लोग उनसे सवाल पूछना बंद कर देंगे। साथियों, मैं अपनी बात खत्म करूंगी इस बात से कि JNU एक ऐसा कैंपस है, एक ऐसा आइडिया है जो तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद आज जिंदा है और उसके जिंदा होने का सबूत है यहाँ खड़े तमाम लोग जिस बात को इंश्योर करते हैं कि JNU बचा रहे, इसकी सवाल पूछने की लेगेसी बची रहे, इसकी रेजिस्टेंस की लेगेसी बची रही। ये चाहे कितना भी हम पे टैग लगा दे कि हम अर्बन नक्सल हैं, हम एंटी नेशनल हैं, हम मुफ्तखोर हैं, लेकिन हम उन्हें बता देंगे कि आपकी तमाम तरह की बातों से हम डरते नहीं हैं। आप चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ का स्टूडेंट पढ़ने वाला स्टूडेंट है, लड़ने वाला स्टूडेंट है, जो तमाम देश को ये बता देगा कि उनका जो मॉडल है
जो शिक्षा को लेके इनका विचार है कि आप सिर्फ पढ़िए और इनके लिए नौकरी करते रहिए। हम इस मॉडल को रिजेक्ट करते हैं। हम इस बात के लिए खड़े हैं कि अगर आप पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं, आप सवाल करते हैं, और JNU एक ऐसा कैंपस है जो इस बात को इंश्योर करता है। साथियों, मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ कि आपने इस ABVP के गुंडा संगठन को जो रिजेक्ट करके जो एक प्रोग्रेसिव संगठनों को एक मैंडेट दिया है, हम आने वाले वक्त में इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे एक ऐसा यूनियन बने जो पीठ पीछे एडमिन के लोगों के साथ चाय बिस्कुट की पार्टी ना कर रहा हो, जो उनके सामने खड़ा हो, उनसे आंखों में आंखें मिला के सवाल करे, जो उनके खिलाफ डट कर खड़ा हो। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। यहाँ आने वाले तमाम साथियों को मेरा इंकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम। कॉमरेड